पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिंग। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बिहार के नए पावर सेंटर की चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार की सेहत जैसी है वह तो हम और आप देख ही रहे हैं, अमित शाह भी देखकर लौट चुके हैं। तो नया पावर सेंटर और किस तरीके से सम्राट चौधरी और जेडीयू से ललन सिंह नई शक्ति के रूप में इधर के दिनों में दिखाई पड़ रहे हैं, और इस तरह दिखाई पड़ रहे हैं कि आज आरजेडी ने टिप्पणी कर दी कि बगैर मुख्यमंत्री की उपस्थिति के सम्राट चौधरी और ललन सिंह मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की बैठक कर रहे हैं। तो नया पावर सेंटर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आगे आने वाले दिनों में इसका महत्व क्या होगा, इसके सामाजिक और राजनीतिक समीकरण क्या है, यह सब हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज दिन में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पटना में, और तेजस्वी यादव बिल्कुल रौद्र रूप में अमित शाह से फरियाने की मुद्रा में दिखाई। तेजस्वी यादव ने कहा, शेरों को तो छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता चलाते हुए डबल इंजन की सरकार के 20 साल हो गए हैं, मतलब एनडीए की सरकार के, और केंद्र में तो है, बीच में दूसरी सरकार भी थी, तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार। लेकिन 20 वर्षों के बाद भी आपको, मतलब अमित शाह को अपने भाषण में 18 बार लालू यादव का नाम लेना पड़ रहा है। लालू यादव यदि कुछ नहीं थे तो आज भी उतनी जरूरत क्यों है? और देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा, अमित शाह जी, आप लालू यादव से क्या मुकाबला करेंगे? मुझसे ही कर लीजिए, तथ्यों पर कर लीजिए, तर्कों पर कर लीजिए, रिकॉर्ड पर कर लीजिए, और जहां मर्जी हो वहां कर लीजिए। तेजस्वी यादव तैयार है। तेजस्वी ने कहा, एक सीधा सवाल पूछा कि आप बहुत बात करते हो, चुनाव आया है तो बिहार की याद आ गई है, कि पिछले 11 वर्षों से, 11 वर्षों में 2014 से 2025 तक आपने गुजरात को कितना दिया, मतलब केंद्र ने, और बिहार को कितना दिया, यह बता दीजिए। इसी से पता चल जाएगा कि बिहार के प्रति आपका प्रेम क्या है। आपने बिहार को कितने विश्वविद्यालय दिए, यह बता दीजिए। विश्वविद्यालय की बात छोड़िए, आपने कितने केंद्रीय विद्यालय दिए, यह बता दीजिए। राज्यांश कैसे बढ़ गया, यह बता दीजिए। कितने बंद पड़े शुगर मिल चालू हो गई, यह बता दीजिए। पलायन रोकने की आपने कौन सी योजना बनाई, यह बता दीजिए। आपने कितने कल कारखाने दीजिए, यह बता दीजिए। जानकी मंदिर के जो पुनरुद्धार की बात हो रही है, तेजस्वी ने कहा कि हमने महागठबंधन की सरकार में उस संचिका पर हस्ताक्षर किया था, और यदि इस तथ्य को यह झुटलाएंगे तो मैं वह संचिका भी दिखला दूंगा। तो आज तेजस्वी यादव ने अमित शाह को चुनौती दी, और यह भी कहा, देखिए ललन सिंह का भी जिक्र आया, तो उन्होंने कह दिया कि ललन सिंह तो बीजेपी के हो चुके हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा उन्होंने कि देखिए, मुझे चिंता होती है मुख्यमंत्री की स्थिति को लेकर। तो इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले पावर सेंटर। देखिए, नया पावर सेंटर दिखाई पड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बिहार को संभालने के लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी को अधिकृत कर दिया है। केंद्रीय नेतृत्व, मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हरी झंडी है। बिहार में विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, और दिल्ली में सेतु का काम करने के लिए बीजेपी के साथ संजय झा हैं। लेकिन इधर के दिनों में बिहार में ललन सिंह की यात्रा बढ़ी है। करीब करीब हर शनिवार और रविवार को वह पटना में रहने लगे, और उनकी छाप दिखाई पड़ने लगी है। यह बात तो हम और आप सभी जानते हैं कि जितनी मजबूती से कोई बात नीतीश कुमार के सामने, चाहे वह बात व्यक्तिगत हो, चाहे वह बात पारिवारिक हो, चाहे वह बात राजनीतिक हो, ललन सिंह रख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं रख सकता। तो सम्राट चौधरी और ललन सिंह, हमें 2005 भी याद है, वह नारा लगा था, कुर्मी को ताज भूमियार का राज।
यह नारा भी लगा था। तो फिर वही लव कुश समीकरण, नीतीश कुमार तो महाराजा हैं ही और सम्राट चौधरी राजा की तरह दिखाई पड़ रहे हैं और ललन सिंह को केंद्रीय भूमिका में ला दिया गया है। मतलब आगे आने वाले दिनों में जेडीयू की रणनीति, दिल्ली में सेतु का काम करेंगे संजय झा, रणनीति तय करेंगे और सरकार में जो इधर के दिनों में परेशानियां हो रही थी, बदनामी हो रही थी, इधर उधर हो रहा था, बहुत कुछ नियंत्रण से बाहर होता दिखाई पड़ रहा था, ललन सिंह क्या इस पर भी पहरा लगाएंगे? और नीतीश कुमार की जो इमेज दूसरे कारणों से बिगड़ रही है, गुड गवर्नेंस के तहत उस इमेज को सुधारने की कोशिश करेंगे। क्या उपाय होने चाहिए, इस पर निर्णय लेंगे। सम्राट चौधरी तो दिखाई पड़ ही रहे हैं, सबको जानते हैं कि नंबर 2 है और हर चीज में अब नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी की जरूरत है। सम्राट चौधरी उतने ताकतवर हो गए हैं कि जहां नीतीश कुमार गलती कर रहे होते हैं तो बाजू पकड़कर सम्राट चौधरी रोकते हैं। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब ये बात तो हम लोग कितने दिनों से चर्चा कर रहे थे, आप हम इस स्थिति का इंतजार कर रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसी किसी जी। स्थिति का इंतजार कर रहे थे जहां नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री अपना पावर डेलीगेट करें दूसरे लोगों को, राजनीतिक लोगों को। अभी भी बिल्कुल। पावर उनका डेलीगेट किया हुआ हुँ, था, वो खुद पावर एंजॉय नहीं कर रहे थे और न खुद ही पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। हुँ, वो फैसले नहीं कर रहे थे, ये बात हम लोग बहुत बिल्कुल। दिनों से देख रहे हैं और कोई सामूहिक नेतृत्व में भी फैसले नहीं हो हुँ, रहे थे, राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से फैसले नहीं हो रहे थे। कुछ अधिकारियों के हाथ में, कुछ सर्विंग ऑफिसर्स के हाथ में, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स के हाथ में एक तरह से पूरी सरकार की कमान चली गई थी और इसकी वजह से बहुत ही बिखराव दिख रहा जी। था कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, करप्शन के मुद्दे पर और सेंट्रलाइज्ड फैसले के मुद्दे पर। सब तरह से जो जितनी चीजें हो सकती हैं, वो सब गड़बड़ हो रही थी सारी। राजनीतिक नेतृत्व के हाथ हुँ, में उनका पावर डेलीगेट किया जाना जरूरी था कि जो राजनीतिक नेतृत्व बैठ करके फैसले करे सरकार चलाने के, क्योंकि अब चुनाव का साल है। अब आप कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर जी। सकते हैं जिससे सरकार अनपॉपुलर हो, सरकार की पॉपुलैरिटी पर कोई फर्क आए, लोगों में नाराजगी हो, ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते हैं। चूंकि अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं हुँ, होती है, तो वो फैसले अपने इंटरेस्ट को आगे रख के देते हैं। जैसा पहले एक बार और हमने ये समझाया था कि बतौर एडिटर किसी एडिटर बिल्कुल। की भूमिका और बतौर मालिक आपकी भूमिका, तो ये वो जी, जिनको दिया जी। था उन्होंने वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो वहां से गड़बड़ी हो रही थी। अब जिन दो लोगों के हाथ में हुँ, पावर डेलीगेट हुआ है, वो अब साफ दिख रहा है कि सम्राट चौधरी और ललन सिंह के हाथ में पावर डेलीगेट हुआ है बिहार सरकार को कंट्रोल करने का। अब ये सवाल उठेगा, आपने भी बहुत जी। क्लियर कर दिया कि संजय झा क्यों नहीं, तो जेडीयू की तरफ से वो हुँ, इसलिए नहीं क्योंकि उनको एक तो उनको भाजपा के साथ एक कोऑर्डिनेशन का काम देखना है, सेतु का काम करना है और दूसरे एक ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल। जरूरत थी जो जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव तो हो ही, लेकिन वो हाई हैंडेडली अधिकारियों से निपटने की हैसियत रखता हो, जो अधिकारियों को कहीं जरूरत पड़े तो जी। हल्का सकता हो और जहां अधिकारी जाके न सिर्फ अधिकारियों से बल्कि मंत्रियों बिल्कुल से भी। मंत्री और ललन सिंह की छवि वो छवि है कि वो प्रोफेशनल पैरवीकार नहीं है और ललन सिंह की वो छवि है कि वो पंचायत स्तर तक पता कर सकते हैं कि कौन बाघ है और कौन बिल्ली है, कौन गिदड़ है और कौन शेर है। तो चुनाव के समय यह जानकारी बहुत ही आवश्यक हो जाता हाँ, है। और अभी भी अब जो अब जिस स्थिति में सरकार है, जो 6 महीने का समय बचा हुआ है, इसमें इंडिविजुअल पैरवी की या प्रोफेशनल पैरवी की जरूरत नहीं अब होती। अब गवर्नमेंट को बड़े डिसीजंस करने हैं जो सामूहिक भलाई के बिल्कुल। फैसले होंगे। तो एक तो जो जिन 2 लोगों को हुँ, पावर डेलीगेट की गई है, मतलब सम्राट चौधरी की भी छवि ऐसी है कि वो पूरा कमांड, पूरी अथॉरिटी होल्ड करते हैं अपनी अपनी पार्टी के तमाम विधायकों के ऊपर। कोई भी विधायक ऐसा नहीं है जो उनसे जी, बाहर जाकर के कोई बात कह सके और अधिकारियों में भी उनके नाम का एक हैवॉक है। वो हम लोगों ने देखा था कि कैसे नगर विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने नगर विकास आयुक्त के को सस्पेंड करने की और उसकी नौकरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पटना के नगर आयुक्त के साथ जब बिल्कुल, बवाल हुआ, बिल्कुल। तो एक उनकी भी हुँ, छवि ऐसी है और कुलदीप बिल्कुल, और नारायण। नरेंद्र और ललित उनकी ललन सिंह की भी छवि ऐसी ही है। मतलब ये दोनों अपनी पार्टी को कंट्रोल करते हैं, पार्टी पर इनकी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ मुख्यमंत्री चैलेंज कर सकते हैं। तो हुँ, मुख्यमंत्री का पावर इन 2 लोगों को डेलीगेट हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है सरकार के गवर्नमेंट के प्रशासन के कामकाज में, राजनीतिक कामकाज में, तो उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। पहला तो ये था, ये हम बिल्कुल। लोग कई दिनों से चर्चा हुँ, कर रहे थे करप्शन को लेकर के और क्राइम को लेकर के, तो उस पर खास फोकस होगा इन दोनों का, चूंकि उसी से माहौल बिगड़ता है आखिरी 6 महीने या 4 महीने में। तो ये दोनों पावर डेलीगेट हुआ है
नीतीश कुमार की जगह अब एक सामूहिक नेतृत्व फैसला करेगा, जिस सामूहिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी होंगे और जेडीयू की तरफ से ललन सिंह होंगे। अब आपने कहा कि ये तो ये हो गया, क्यों हुआ ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आपने कहा कि इसका क्या राजनीतिक सामाजिक असर होना है। दोनों बहुत ही बहुत बहुत अहम चीज है, क्योंकि राजनीतिक असर भी बड़ा होना है और सामाजिक असर भी बड़ा होना है। काफी बड़ा राजनीतिक और सामाजिक असर होना है इसका। पहले अगर सामाजिक असर की हम लोग बात करें ज्ञानेश्वर जी, तो बहुत दिनों से हम लोग शर्मा वर्मा कॉम्बिनेशन सुनते हैं कि शर्मा वर्मा कॉम्बिनेशन जो है वो बनना चाहिए है और ये बड़ा जरूरी है, खास तौर से गंगा उस पार के इलाके में, जिस इलाके से ये दोनों नेता आते हैं, सम्राट चौधरी और ललन सिंह, उस इलाके में शर्मा वर्मा का कॉम्बिनेशन जेडीयू के लिए भी जरूरी है, बीजेपी के लिए भी जरूरी है। तो एक तो ये सामाजिक असर है कि नीतीश कुमार के समय जो सोशल इंजीनियरिंग थी कि कुर्मी का राज है, तो आपने कहा को ताज है, भूमिहार का राज है। अब वो उस तरह से राज नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि वो राज, चूंकि नीतीश कुमार के राज में कोई दूसरा राज नहीं चला सकता है, जब तक ताज नीतीश कुमार के दूसरा राज नहीं चला सकता था। लेकिन सामाजिक समीकरण ऐसा सधा हुआ था नीतीश कुमार से कि लौकुश समीकरण, कोयरी कुर्मी धानुक का, और उसके अलावा सवर्ण का एक समीकरण जो था वो बना हुआ था। बहुत सोशल इंजीनियरिंग बहुत कायदे से की गई थी। उसमें कोई चेंज नहीं होगा इन दोनों के करने से। अगर ये दोनों करते हैं तो आप पटना से लेकर के नालंदा और उधर मगध शाहाबाद से लेकर सीमांचल तक और पूरी ईस्ट का पूरा इलाका जो बेगूसराय खगड़िया वो सब कवर होता है इस समीकरण के तहत। तो एक सामाजिक समीकरण ये बन गया। उसमें सिर्फ एक चेहरा रिप्लेस हुआ, नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी आए। क्योंकि नीतीश कुमार अपनी जगह कोई अपनी पार्टी का कोई कुर्मी नहीं लेके आए जो हम लोग और दोनों के तेवर देखिए, जो तेवर हम पहचानते हैं कि जो पुराने कांग्रेसी मंत्री हुआ करते थे, घाघ मंत्री हुआ करते थे, जो ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करते थे। मैंने मदन मोहन झा के पिताजी डॉक्टर नागेंद्र झा शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। मुझे याद है, मेरी आंखों के सामने का किस्सा है कि कोई बात हुई और प्राधिकारी ने कुछ अलग समझाने की कोशिश की, तो जानकार होते थे लोग, तो उन्होंने डॉक्टर नागेंद्र झा ने कहा, मिस्टर तिवारी, वो सेक्रेटरी थे शिक्षा विभाग के, नाम पूरा लेना मुनासिब नहीं होगा, आई एम द गवर्नमेंट एंड यू आर माई सर्वेंट, यू हैव टू ओबे व्हाट आई से। तो इसी तरीके से सम्राट चौधरी भी डिक्टेट करना जानते हैं और ललन सिंह तो हैं ही। बिल्कुल, तो अभी ऐसी जरूरत है, अभी राइड करने की जरूरत है, पावर को राइड करने की जरूरत है, अभी शासन चलाने की जरूरत है, शासन चलाना, पावर राइड करना जिसको बोलते हैं। अब ये रूटीन में शासन करने की बात नहीं है, अब शासन चलाने और उसको पावर को इस्तेमाल करने की जरूरत है। चुनाव अभी आ रहे हैं, उसकी वजह से ये दोनों इसमें माहिर हैं। सामाजिक समीकरण सधता है और जो राजनीतिक असर की आपने बात कही, जो राजनीति की बात कही, वो सबसे बड़ी बात है। अब ये एक तरह का मैसेज है कि एनडीए अगली बार जीतेगा तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। तो आप कह रहे थे अजीत जी कि बिल्कुल देखिए, राजनीतिक संदेशा बहुत स्ट्रांगली दिया गया है और इसके मायने हैं और इसके इंपैक्ट भी साफ साफ दिखाई पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो जो सामाजिक समीकरण सधने के साथ जिस राजनीतिक मैसेज की हम लोग बात कर रहे थे, वो राजनीतिक मैसेज ये है। देखिए, हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए कि एनडीए को अपना लौकुश समीकरण बनाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता थी कि आपका लौकुश समीकरण बना रहे। दूसरे, उसके साथ अति पिछड़ा वोट आपका जुड़े और फॉरवर्ड आपके साथ जुड़ा रहे। तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण राजनीतिक जो सामाजिक समीकरण साधने का जो पहलू है वो ये है। इस समीकरण के जरिए वो साधा गया है। पहले नीतीश कुमार के जरिए लौकुश समीकरण सधता था और अब अगर सम्राट चौधरी के जरिए सध रहा है लौकुश समीकरण, तो इसका मतलब कि वही चेहरा है जिस चेहरे की बात होती रही है बार बार कि चेहरा नहीं घोषित हुआ और नीतीश कुमार नहीं तो कौन। तो इस अरेंजमेंट से, हम इसको अरेंजमेंट कहेंगे, ये जो नया अरेंजमेंट अगले 6 महीने के लिए, इस अरेंजमेंट से ये मैसेज बन गया है कि सम्राट चौधरी चेहरा है। बिल्कुल, ये चेहरे से लौकुश का समीकरण भी साधना है और तमाम एनडीए का पूरा सामाजिक समीकरण उनके चेहरे से साधना है। और ये इस बात को देखिए, कभी ललन सिंह किसी गलतफहमी में नहीं रहे, वो इस गलतफहमी में नहीं रहे कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं या कोई भी, जो गलतफहमी में रहते भी नहीं है, वो रहते भी नहीं है। हाँ नहीं, और दूसरे भी जो फॉरवर्ड लीडर है, चाहे संजय झा हो या विजय चौधरी हो, कोई इस गलतफहमी में नहीं रहता है कि वो नहीं। अब तो समीकरण अजीत जी साथ दिया गया ना। देखिए यदि समीकरण की बात करें कि भाई मिथिला, देखिए जिस तरीके से सेतु का काम कर रहे हैं संजय झा और मिथिला के लिए जितनी परियोजनाएं लेकर आए हैं, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी जा रहे हैं, तो मिथिला जो जीवनदायिनी होता है जेडीयू के लिए और एनडीए के लिए, तो संजय झा उसे संभालेंगे। उधर देखिए कोसी के इलाका में विजेंद्र यादव हैं और जो दलित वोट बैंक है उसके लिए जो
अशोक चौधरी हैं, ये जो नीतीश कुमार को अपना मानस पिता मानते हैं, और ललन सिंह की अथॉरिटी को मानने में किसी को गुरेज और परहेज नहीं है। ललन सिंह और संजय झा के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ललन सिंह और अशोक चौधरी के अच्छे रिश्ते बन चुके हैं फिर से, तो फिर वो भी संकट नहीं है। और सम्राट चौधरी की कैपेबिलिटी वहां मानी जा चुकी है, क्योंकि देखिए, बिहार बीजेपी की चर्चा करते हैं तो किसकी किसकी चर्चा होती है? सम्राट चौधरी की चर्चा होती है, नित्यानंद राय की चर्चा होती है, भीखू भाई दलसानिया की चर्चा होती है, दिलीप जायसवाल की चर्चा होती है, मंगल पांडे की चर्चा होती है। यही चेहरे हैं जो बिहार बीजेपी में एक निर्णायक भूमिका में या केंद्र से समन्वय स्थापित करने की भूमिका में दिखाई पड़ते हैं। हाँ, और जेडीयू के साथ भी, एनडीए के लिए भी, एनडीए की भी जब कोई कोर कमेटी होगी, एनडीए की भी जब बैठक होगी, सीट शेयरिंग की बात होगी, तो ये 5 चेहरे बीजेपी की तरफ से सबसे निर्णायक होंगे। ये 5 लोग उसमें भूमिका निभाएंगे। लेकिन इन 5 में से तो बिहार के लोगों को एक चेहरा दिखाना है, जिस पर हमारा जोर बहुत रहा है, बार-बार हम कहते रहे हैं। नहीं तो तेजस्वी एक लीडर के तौर पर इमर्ज कर रहे हैं और प्रशांत किशोर एक लीडर के तौर पर इमर्ज कर रहे हैं। उनके मुकाबले एनडीए की तरफ से कोई चेहरा नहीं दिख रहा था। तो अब वो एक चेहरा एक तरह से आधिकारिक रूप से इस अरेंजमेंट के जरिए सम्राट चौधरी का दिखा दिया गया कि ये सम्राट चौधरी का चेहरा है। इनके जरिए हम लॉकू समीकरण सधेगा, एनडीए का समीकरण सधेगा और जनता के बीच में ये मैसेज दिया जाएगा, जो जनता ये समझ रही है कि अगर नीतीश कुमार हाशिए पर जा रहे हैं या हट रहे हैं सीन से तो कौन होगा। तो वो एक तरह से मैसेज कर दिया गया कि सम्राट चौधरी होंगे। तो एक और मैसेज है, यही चर्चा कर ले। ये देखिए, सम्राट चौधरी को आगे लाकर लोकसभा चुनाव में जो सेंधमारी हुई थी कुशवाहा वोट बैंक में, उसे बंद करने की कोशिश हुई है। और यह भी हुआ है, सम्राट चौधरी आगे जाएंगे लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की इज्जत भी, उपेंद्र कुशवाहा का मान सम्मान भी बरकरार रखा जाएगा, ताकि यह न दिखे कि सिर्फ सम्राट चौधरी को मिला और उपेंद्र कुशवाहा को न मिला। नहीं, ये बात है, इस बात का तो बिल्कुल ही ख्याल रखा जाएगा। नहीं तो कहीं भी छोटे से इलाके में भी अगर वोट का डेंट हो गया, अगर छोटे से भी इलाके में पूरी तरह से वोट आपके पक्ष में पोलराइज नहीं हुआ तो नुकसान हो सकता है। लेकिन हम जैसे पहले ही कहा ना कि लॉकूस का समीकरण, जो एनडीए के जेडीयू का जो सबसे इंपॉर्टेंट समीकरण है, लॉकूस कुर्मी कोयली धानुक का, वो सधेगा सम्राट चौधरी के जरिए। उनको एक चेहरा एक तरह से डिफेक्टो अब वो घोषित हो गए कि ये सीएम कैंडिडेट है। आपने कहा ना उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो इस बात की बड़ी पड़ताल हो रही है कि क्या मई जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं, कैबिनेट में फेरबदल हो सकती है, अभी पद खाली है वहां। तो उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी चल रहा है और ये भी चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को सम्मानजनक सीटें बिहार में दी जाए, ताकि वो उनके जो समर्थक हैं वो समर्थक भी खुश रहे। तो इस समय बीजेपी चुनाव के समय हम लोगों ने देखा है, कोई लूप होल नहीं छोड़ती है, एक मामूली छेद बीजेपी नहीं छोड़ती है। तो उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, बिहार से किसी ठाकुर को, देखिए बिहार से किसी राजपूत को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। वो जो फोटो सेशन हुआ अमित शाह वाला, उसमें कोई क्षत्रिय चेहरा दिखाई नहीं पड़ा। इसे भी लेकर संतोष की भावना भड़क उठी है, तो उसे भी खत्म किया जाना है। बिल्कुल, उसको लेकर के खूब चर्चा हुई है सोशल मीडिया में। और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने नैरेटिव चेंज किया हुआ है चारों तरफ की। उसके एक विधायक ने औरंगजेब का नैरेटिव बनाया और दूसरे सांसद ने यहाँ राणा सांगा का बना दिया। उसमें उस मामले में भी एक तरह की नाराजगी है, तो उसको भी एक आप कैबिनेट रिसफल के समय उसको ठीक कर सकते हैं। ये सवाल उठ रहा है, बिहार को लेकर के उठ रहा है। तो खैर वो उस पर भी बीजेपी की नजर है। सम्राट चौधरी के जरिए सम्राट चौधरी और ललन सिंह दोनों के जरिए प्रशासन पर कंट्रोल हो गया, शासन पर कंट्रोल हो गया। जनता को एक मैसेज चला गया कि नीतीश कुमार अगर कुछ नहीं करने की स्थिति में अभी है तो उन्होंने अपना पावर डेलीगेट किया है। 2 सबसे सक्षम लोगों के हाथ में है, जो लोग कोई भी डिसीजन कर सकते हैं उनके बिहाफ में। और उनके साथ भारत सरकार का भी उनके ऊपर पूरा भरोसा है और नीतीश कुमार का भी पूरा भरोसा है। तो अगर ये अरेंजमेंट लगता है, अगर हम लोग को जैसा अभी दिख रहा है, आपने जो बताया और जिस तरह से तीखी टिप्पणी की है आरजेडी ने कि कैसे मुख्यमंत्री के बगैर दूसरे लोग उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बिहार सरकार के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, तो इसका मतलब उनको भी अंदाजा हो गया है कि अभी अगर ब्यूरोक्रेसी लगाम कसने की बात है, गवर्नेंस को लेकर के कोई मैसेज देने की बात है, कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात है, कोई सोशल इंजीनियरिंग की बात है, तो वो इन 2 चेहरों से पूरा हो जा रहा है। वो सारी चीजें इन 2 चेहरों से सध जा रही हैं। तो ये जो पहला पहलू आज की चर्चा का जो पहला पहलू है, उसका निष्कर्ष यही है कि ये एक अरेंजमेंट जिसकी चिंता बिहार के लोगों को हो रही थी कि शासन कैसे चलेगा, अगर नीतीश कुमार की ही ऐसी स्थिति रही तो कैसे काम कर पाएंगे, वो चिंताएं दूर कर दी गई हैं। और बहुत सोच समझ करके एक ऐसा, देखिए पहले भी ललन सिंह और नीतीश कुमार का समीकरण रहा है
कि ललन सिंह बिल्कुल। नीतीश कुमार पार्टी भी चला रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, तो वैसे अब सम्राट चौधरी और ललन सिंह मान लीजिए पार्टी भी चलाएंगे, गठबंधन भी चलाएंगे, सरकार भी चलाएंगे, अगले 6 महीने तक मैसेज बनवाना है। चलिए, ये तो ये पहला मैसेज पहलू हो गया। बिल्कुल, ये पहला पहलू हो गया अजीत जी। अब दूसरा पहलू, तेजस्वी यादव ने आज अमित शाह को चुनौती दी, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और मुझसे ही फरिया लो, हमसे ही बातचीत कर लो, लालू यादव की बात भूल जाओ। और बिहार को दिया क्या है आपने? आपने गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया, यह बताओ। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधी चुनौती, मतलब तेजस्वी ने यह दिखाया कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे आपसे। देखिए, जिस दिन अमित शाह ने वहां कहा अपनी सभा में कि हमारी सरकार बनवाइए, हम चीनी मिल खोलेंगे और हम बाढ़ के से राहत दिलाएंगे, इस तरह की जो उन्होंने बातें कही, आपने भी उस दिन हम आप चर्चा में बिल्कुल। आपने भी कहा ही कि भाई उस चीनी मिल के बारे में तो प्रधानमंत्री स्वयं कह करके गए थे नरेंद्र मोदी, और 11 साल में चीनी मिल खुली नहीं। मोतिहारी हम्म। चीनी मिल के बारे में ये बात हम लोग कर रहे थे उस समय, जो प्रधानमंत्री ने कहा था। और अभी हम लोगों ने सुना कि थोड़े दिन पहले अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा में भी ये बात कह रहे थे, इस बात की याद जी। दिला रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम उसी चीनी मिल की बनी चीनी की चाय पिएंगे। तो ये जो पहले दिन जिस दिन भाषण हुआ उस दिन या उसके अगले दिन तेजस्वी यादव ने ये पूछा कि भाई आप 20 साल से यहाँ तालिबान का शासन तो नहीं है बिहार में, तो आपने क्यों बिल्कुल। नहीं काम किया? आप क्यों नहीं बाढ़ रोकने के लिए? अब बाढ़ को लेकर के तो बिहार में बाढ़ की समस्या किसी से छिपी नहीं है कि कोई भी केंद्र में सरकार में आए, आते ही उसको पता है, आने से पहले जी। पता है कि बिहार में क्या समस्या है। और हम्म। 2005 के बाढ़ के समय जो एक बदमजगी हुई केंद्र में, मतलब गुजरात सरकार को लेकर के, और नीतीश कुमार की नाराजगी, एक तो हम लोगों ने उस समय जो देखा, तो उससे तो बिल्कुल। और ये एक कुंठा होनी चाहिए, एक बात मन में होनी चाहिए थी कि बिहार में अगर हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारे हैं तो बाढ़ से निपटारा दिलाएंगे, बिहार को छुटकारा दिलाएंगे, बिहार को बाढ़। जी। लेकिन वो हुआ नहीं, उसके बारे में कोई पहल नहीं हुई। उसके बाद भी हर साल हम लोग जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने बिहार को बाढ़ में डूबते देखे हैं। कोसी नदी हो या कमला बलान हो या गंगा हो, जितनी नदियां हैं, सोन हो, तमाम जी। नदियों के बारे में हम लोग सुनते, घाघरा की वो सारी नदियां उफान पर हैं और सैकड़ों हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो रही है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं। ये तो हर साल की बात है। तो हर साल बिल्कुल। की जो बात है उसको भारत सरकार ने 11 साल से क्यों नहीं एड्रेस किया? ये तो बड़ा हम्म। जेन्युइन सवाल है, हर आदमी का सवाल होना चाहिए था कि अगर बिल्कुल। अगर कहा है केंद्रीय गृह मंत्री की हम बाढ़ से छुटकारा दिलाएंगे, तो अभी तक आपने क्यों नहीं छुटकारा दिलाया? इसका मतलब अभी जी। तक बिहार की बाढ़ आपके कंसर्न में नहीं थी, आपका सरोकार नहीं था, बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने की सोच आपकी नहीं थी। हम्म। तो ये इस तरह की जब बातें करते हैं तो इसके रिपरकशंस के लिए तैयार रहना चाहिए, इस पर पलटवार होगा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब इतनी बिल्कुल। इतनी चीजें हो गई हैं ज्ञानेश्वर जी, दोनों सरकारों को इतना समय बीत चुका है कि अब आप कोई भी नया वादा करेंगे तो जो अपोजिशन में है वो सवाल उठाएगा। हम्म। अब आपको उन चीजों पर देखिए, ये बहुत बारीक बात है कि एनडीए को तमाम अपना फोकस उसी पर रखना चाहिए कि लालू यादव ने कुछ नहीं किया है। जी। अगर आप कहेंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो ये सवाल उठेगा। फिर वो भी पूछा जाएगा कि आपने जो 1.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात कही थी, उसका क्या हुआ जब उतना रुपया जो देना नहीं, था उन्होंने कहा कि जब झारखंड अलग बना तब कितनी घोषणा हुई और फिर बाद में क्या घोषणाएं हुई। और परिवारवाद पर भी उन्होंने, देखिए, पूछा, तेजस्वी ने पूछा कि आपको कहां दिखाई पड़ गया कि मेरा कोई चाचा मंत्री हो गया? कौन सा आप होमवर्क करके आते हैं? और आपको क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है कि चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान की पार्टी का हाल क्या है? जीतन राम मांझी की पार्टी का हाल क्या है? बिहार के जो मंत्री हैं, बिहार का जो मंत्री परिषद है, उनमें कितने मंत्री हैं जो परिवारवाद के पोषक हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, अब ये क्या है कि बहुत तलवार की धार पर चलने जैसा है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए भी। बिल्कुल। क्योंकि लगातार इतने वर्षों तक शासन में रहने के बावजूद आपने काम नहीं किया है। और ये एक सच्चाई है, कम से कम बिहार के संदर्भ में तो सच्चाई है ही। आप भले कहिए प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी जीती, आप भले कहिए कि पूरी दुनिया में आपने डंका बजा दिया, मान लीजिए उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि पूरी दुनिया में आपने डंका बजा दिया, आपने बहुत काम कर दिया, बहुत काम कर दिया। बिहार में क्या काम हुआ है? केंद्र ने हकीकत क्या तो किया? यही है। हाँ, हकीकत तो केंद्र यही ने क्या है। किया? बिजली, सड़क, और पानी के अलावा बिहार में क्या हुआ? क्या यह बड़ा हुआ सवाल है। बिहार में? हाँ। ये वही तो, ये पूरे देश में आपने जो कर दिया वो चलिए कर दिया। आपने सेमीकंडक्टर के, आप प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि अब सारी दुनिया निवेश के लिए आ रही है, तो क्या बिहार जी। में कोई निवेश हो रहा है? सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम बहुत आगे जा रहे हैं, तो क्या सेमीकंडक्टर की कोई फैक्ट्री, कोई प्लांट बिहार में लग रहा है? हम आज दुनिया में बिल्कुल। सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाले दूसरे नंबर का देश हो गया भारत, तो क्या बिहार में कोई मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगी है?
सारी चीजें आपकी मान ले, हम प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की कि देश में बहुत विकास हुआ है, तो उस विकास का क्या 1% भी बिहार पहुंचा है? जो विकास देश में 11 साल में जिसका डंका बजाया जा रहा है, उसका 1% भी बिहार नहीं पहुंचा है। 1% नहीं पहुंचा। बिहार में एक भी चीनी मिल, जो बंद चीनी मिल है, वो नहीं चालू हुई। बिहार में हर साल पलायन बढ़ता जा रहा है। बिहार में एक भी त्योहार पर लोग सहज तरीके से बिहार नहीं पहुंच पाते हैं, ट्रेनों में उनको सीट नहीं मिलती, आरक्षण नहीं मिलता है, उनके लिए ट्रेनें नहीं होती है। तो लेकिन इस बार व्यवस्था हो रही है अजीत जी, इस बार व्यवस्था दिल्ली में जो हमने सूंघा है, इस बार व्यवस्था हो रही है कि इतनी स्पेशल ट्रेन चलेगी, इतने जहाज चलेंगे, भाड़ा को भी नियंत्रित किया जाएगा, इतनी साफ सफाई रहेगी और रास्ते में खाना भी दिया जाएगा। भाजपा के स्वयंसेवक देंगे। ट्रेन चाहे महाराष्ट्र से चले, ट्रेन चाहे तमिलनाडु से चले, पाहुन की तरह छठ के समय बिहार के लोगों को लाया जाएगा और पाहुन की तरह पहुंचाया जाएगा, ताकि वोट का सवाल है। वोट डाल सके। हाँ, वही तो, ये तो उस समय करेंगे ना आप, अभी तो सवाल है। देखिए, और तब भी लोग समझ जाएंगे, क्योंकि जो छठ में जा रहा है इस साल जो जाएगा, वो पिछले साल भी गया होगा ना, हर साल जाता होगा, तो उसको पता है कि हर साल वो कैसे गया है और इस बार उसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। तो वो ऐसा मूर्ख नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए हैं, वो सारे सवाल बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही बिहार के कंसर्न वाले सवाल हैं। और जब आप उस ट्रेन में जाइएगा, जब उस क्षेत्र में जाइएगा, उस पिच पर जाइएगा, तो जवाब देना होगा आपको कि जितना भी विकास हुआ है देश में, उसका क्या 1% विकास भी बिहार में हो रहा है, वो बताना होगा। आपने जो पहले कहा ना कि कितने विश्वविद्यालय खुले, कितने कल कारखाने खुले, पलायन रोकने के लिए आपने क्या किया, कितने मेडिकल कॉलेजेस खुले। एक वीडियो वायरल हो रहा है, हम उसकी सत्यता नहीं, उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जो तमाम अच्छे पत्रकारों और नेताओं के हैंडल से आ रहा है कि जेपी नड्डा सदन में खड़े होकर के कह रहे हैं कि 157 मेडिकल कॉलेज बिहार में बन गया। अब पता नहीं वो वीडियो सही है कि नहीं सही है। आजकल तो क्या है कि एआई से और ग्रॉक के जरिए एडिट करके लोग ऐसे ऐसे सवाल और ऐसी ऐसी चीजें डाल दे रहे हैं कि लोग एकदम डीप फेक जिसको बोल रहे हैं वो हो रहा है। फिर भी कितने मेडिकल कॉलेजेस बिहार में खुल गए, कितने अस्पताल खुल गए बिहार में, कितने कॉलेजेस खुले, क्या विश्वविद्यालय ने, आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात हो रही थी, एक पटना यूनिवर्सिटी को, वो भी नहीं मिला, और 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले थे, उनकी इमारतें नहीं बनी। तो ये केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, तमाम 10 तरह की चीजें आपने क्या बिहार को मिला है? ये सवाल तो, इसका जवाब तो देना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है ये सवाल पूछने के, क्योंकि वो लगभग 20 साल से सत्ता से बाहर है, और बीच में जो 3 साल वो सत्ता में रहे हैं, वो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, उसका भी जवाब नीतीश कुमार को देना है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपने जो दो कार्यकाल है 17 महीने का, 17 महीने का, आप उस पर ही चर्चा कर लो। और देखिए, तेजस्वी यादव ने अमित शाह के नेचर और सिग्नेचर के बारे में भी कहा कि अमित शाह का नेचर और सिग्नेचर कैसा है, किस तरीके से वो क्या करते हैं पता है। लेकिन इसके बाद भी अमित शाह को जिस तल्खी के साथ जवाब दिया, तेजस्वी यादव को डर नहीं लगा क्या कि अमित शाह को जवाब दे रहे हैं और इसका परिणाम क्या हो सकता है? तमाम मुकदमे तो चल ही रहे हैं और सेंट्रल एजेंसी तो पीछे लगी ही रहती है, तो क्या तेजस्वी भी तैयार है कि फरिया ही लेंगे? देखिए ज्ञानेश्वर जी, चुनाव के समय नेताओं का डर खत्म हो जाता है जी। उसको पता है कि अगर हम इस समय डर गए तो मायावती की गति को प्राप्त हो जाएंगे। आप डर के, और अभी तेजस्वी यादव की उम्र 60 साल 65 साल नहीं हो गई है कि वो डर जाए और करियर खत्म कर ले अपना। तो उनके सामने एक ही विकल्प है कि वो उसी तरह से लड़े जिस तरह से हेमंत सोरेन लड़े बगल में। क्या करिएगा आप? जेल में डाल दीजिएगा, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा क्या, मतलब उसका भय तो अब खत्म हो गया ना। पहले होता था कि जेल जाएंगे तो बदनामी होगी, अब उसका भय खत्म हो गया। अब जेल जाता है अपोजिशन का लीडर तो बदनामी नहीं होती है, वो कहता है कि हमको राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। अब तो जेल जाता है तो मुख्यमंत्री बना रहता है। हेमंत सोरेन की बात छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल तो बने रहे, जेल जाके मुख्यमंत्री बना रहता है, और जेल से लड़ के लोग, आतंकवाद के आरोपी, आतंकवादियों की मदद करने वाले लोग जेल से सांसद हो रहे हैं और पैसा जमा करके पार्लियामेंट अटेंड करने की सुविधा ले रहे हैं। तो अब ये जेल जाने को आपने ट्रिविलाइज कर दिया, खुद ही सरकार ने ट्रिविलाइज किया है कि आप इतने अपोजिशन के लीडर्स को, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, नेताओं को आपने जेल में डाला कि अब वो चीजें ट्रिविलाइज हो गई। जो चीज एक हैवॉक थी, जिससे लोग डरते थे, उसका डर खत्म हो गया। अब वो डर नहीं है और न उसकी साख है उन एजेंसियों की। कोई इस बात पर अब यकीन नहीं करेगा। अगर आप तेजस्वी यादव को पकड़ेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा ये कार्रवाई मेरिट पर हुई है। हर आदमी ये मानेगा कि चुनाव है और आपने अपोजिशन के लीडर को परेशान करना है, तो आप परेशान कर रहे हैं। तो इस वजह से भय खत्म हुआ है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि वो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। एक विज्ञापन में हम लोग सुनते हैं, तेजस्वी को भी होगा, लेकिन उनको पता है कि इस समय डरे तो डर गए तो मर गए, मतलब आप खत्म हो जाएंगे। इस समय आपके सामने यही उपाय है कि लड़िए। और लड़ने के लिए अच्छी बात यह है कि लड़ने के लिए उन्होंने कोई इमोशनल इशू नहीं चुना है।
या पर्सनल इशू नहीं चुना है उन्होंने नरेंद्र मोदी या अमित शाह के लिए या नीतीश कुमार के लिए। पर्सनल निजी तौर जी पर तो वो नीतीश कुमार की भी आलोचना करने के पहले ये कह रहे हैं कि हमको उनकी चिंता हो रही है, उनकी सेहत की और बिल्कुल उनके काम चिंता की। हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने तो कहा। ये जी वो निजी 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 हमले नहीं कर रहे हैं, वो मेरिट हम्म पर सवाल उठा रहे हैं कि आपने 20 हम्म साल के राज में बिहार को क्या कर दिया, क्या मिला है बिहार में। जी और 11 साल में 8 साल की डबल इंजन की सरकार है, इन 8 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने बिहार में क्या किया? जी भाषणों के अलावा बिहार और बिहारियों की तारीफ के अलावा बिहार में क्या किया गया है? बिहार को हम्म अल्टीमेटली आपने मजदूर सप्लाई करने की फैक्ट्री ही तो बना करके रखा है। जी बिहार लैंड लॉक्ड है, माइंस एंड मिनरल्स नहीं है, तो हेवी इंडस्ट्री मत लगाइए। लेकिन जो हम्म दूसरी इंडस्ट्री लग रही है, ऐसी इंडस्ट्री जिसके लिए किसी बड़े रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं, वो तो आप लगा ही सकते थे। बिल्कुल फॉक्सकॉन और वेदांता के मालिक तो बिहार के ही अनिल अग्रवाल, जी लेकिन वो अनिल अग्रवाल फॉक्सकॉन के साथ हम्म तालमेल करके 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात में कर रहे हैं। हम्म तो वो इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से गुजरात गया, पहले तो महाराष्ट्र की महाराष्ट्र बात थी। हाँ, महाराष्ट्र से गुजरात गया। और महाराष्ट्र अनिल प्रोजेक्ट अग्रवाल क्या करेंगे? देखिए, वो मिलर स्कूल का किस्सा हम बताते हैं ना, हाँ बताइए। मिलर हाँ स्कूल का पुनरुद्धार चाहते थे, लेकिन वो भी बिहार सरकार ने नहीं करने दिया था। नहीं तो बिहार का किया। माहौल ही वैसा, आप नहीं करने देते हैं। हाँ, तो अब ये उस तरह से जो बड़े प्रोजेक्ट 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया, मान लीजिए फॉक्सकॉन और वेदांता का सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट है, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट है, मॉरिस गैरेज का प्रोजेक्ट है, ये सब सारे प्रोजेक्ट्स तो आप गुजरात चले गए, कुछ महाराष्ट्र में है, बिल्कुल तमिलनाडु में है। बिहार में कौन सा प्रोजेक्ट गया? बिहार में तो अभी तक स्थिति ये है कि जिसे पुनौरा धाम की बात हो रही है, ठीक कहा तेजस्वी यादव ने कि वो जी महागठबंधन के समय उसका फैसला हुआ था। आज जितने कॉरिडोर, धार्मिक कॉरिडोर ही जितने बन रहे हैं, हम नीतीश कुमार सांप्रदायिक आदमी नहीं है, लेकिन धार्मिक जो आजकल देश में जो है टूरिज्म थोड़ा होता है। हमारे यहाँ तो तीर्थाटन करने जाते हैं लोग, पर्यटन पर कम जाते हैं, तीर्थाटन पर ज्यादा जाते हैं। तो जी तीर्थाटन की ही जो अर्थव्यवस्था है उसको ही विकसित करने के लिए बिहार में क्या हुआ? जितने कॉरिडोर बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, जिस तरह से वाराणसी में कॉरिडोर देखिए, जिस तरह से अयोध्या में देखिए, जिस तरह से विंध्याचल में देखिए, इस तरह का कौन सा कॉरिडोर बिहार में बनना है? किस कॉरिडोर की मंजूरी मिली? न बुद्धिस्ट सर्किट को मिली, न राम सर्किट को मिली, किसी सर्किट को नहीं मिला। जितने हमारे यहाँ तीर्थाटन की जगहें हैं, उतनी उतनी कहाँ है उतनी जगह? लेकिन बिल्कुल हमारे बिल्कुल यहाँ न सीता के जन्मस्थली के का विकास हुआ, न सीता की शरण स्थली का विकास हुआ, और न लौह उसकी संग्राम स्थली का विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में राम की जन्मस्थली है, सिर्फ जन्मस्थली है राम की, और बिहार में सीता की जन्मस्थली है, सीता की शरण स्थली है, और लौह उसके संग्राम की भूमि है। लेकिन क्या बिल्कुल किया इन बिल्कुल दोनों चीजों को डेवलप करने के लिए? तो बिहार में कुछ भी विकसित नहीं हुआ। इतने बिल्कुल एयरपोर्ट बन गए, कुशीनगर से लेकर के, और लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, सब जगह एयरपोर्ट बने। जेवर एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, तो बिहार में क्या बन गया? तो जी ये सवाल अगर पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव, तो ये बहुत ही जेन्युइन और मेरिट पर आधारित सवाल है। इन सवालों का जवाब देना एनडीए के नेताओं को भारी पड़ेगा ज्ञानेश्वर जी। इसलिए एक टिप्स हम लोग दे सकते हैं कि इस क्षेत्र में मत जाइए कि हम अब ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, ये मत कहिए, जी क्योंकि कहिएगा तो घिरेंगे कि अभी तक क्यों नहीं किया। 11 साल बिल्कुल से आपकी सरकार है, तो आप चुनाव के समय वादे करने का इंतजार कर रहे हैं। आपके पास लेकर के सेफ प्ले के लिए ही जगह है कि जंगल राज था लालू यादव के जमाने में, उस समय अपहरण उद्योग चलता था, और उस समय ऐसे होता था, उस समय वैसे होता था, जो आप कहते हैं हमेशा, वो भय दिखाइए जी और चुनाव लड़िए। आपने अपना सामाजिक समीकरण ठीक कर लिया सम्राट चौधरी और ललन सिंह को आगे करके, वो चेहरा दिखा करके आपका सामाजिक समीकरण ठीक है। आप एक बढ़िया राजनीतिक माहौल बनाइए और चुनाव जीतिए, उसमें मत जाइए। बिहारियों को मत छेड़िए, उनके ये घाव हैं, उनको उन घावों को मत बिल्कुल पूरे दिए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपने कुछ नहीं किया है, और आगे भी इसी बात की संभावना है कि आप कुछ नहीं करेंगे। चलिए, तो देखिए बिहार की सियासत में क्या कुछ नया हो रहा है, हम आपको रोज बताते ही रहते हैं, आगे भी बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटी को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।